आज हम लोग बात करेंगे लॉस ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल के बारे में। सॉरी, इसमें मैंने होम्योस्टेटिक की स्पेलिंग में होम्योस्टेटिक आएगा। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे लॉस ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल के बारे में। तो पहले हम लोग देखते हैं कि होम्योस्टेटिक कंट्रोल होता क्या है। होम्योस्टेटिक कंट्रोल एक टर्म है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कैसे ऑर्गेनिजम्स अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करते हैं ताकि उनका फंक्शनिंग ठीक से हो। इसमें बैलेंस और जो स्टेबिलिटी का कंसेप्ट होता है। जब होम्योस्टेटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तब इंटरनल एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। ये डिस्टर्बेंस किसी भी लेवल पर हो सकता है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच या फिर न्यूट्रिएंट लेवल पर। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में होम्योस्टेटिक कंट्रोल का रोल होता है सेल्स और टिश्यू के सही तौर पर ग्रो और डिफ्रेंशिएट होने में। जब ये कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तब नॉर्मल डेवलपमेंट में गड़बड़ आती है। नॉर्मल सेल ग्रोथ के लिए होम्योस्टेटिक कंट्रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये कंट्रोल चला जाता है तब सेल्स अनकंट्रोल तौर पर डिवाइड करते हैं, जिससे एबनॉर्मल ग्रोथ शुरू होती है। ऑन्कोजेनेसिस में होम्योस्टेटिक कंट्रोल का डिस्टर्बेंस नॉर्मल सेल ग्रोथ को बिगाड़ सकता है। ये डिस्टर्बेंस जो है वो सेल को अबनॉर्मल तौर से प्रोलिफरेट करने के लिए परमिशन दे देता है, जो कि कैंसर का डेवलपमेंट का एक रीज़न हो सकता है। तो जब होम्योस्टेटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तब नॉर्मल डेवलपमेंट में गड़बड़ आती है और सेल ग्रोथ अनकंट्रोल तौर पर हो सकता है, जिससे ऑन्कोजेनेसिस का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ लॉस ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लॉस ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल और मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट इसके बारे में। तो पहले हम लोग बात करते हैं कॉजेज ऑफ होम्योस्टेटिक कंट्रोल के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर जेनेटिक म्यूटेशन के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। पहले देखते हैं इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स वो होते हैं जो कि जेनेटिक मटेरियल के एबनॉर्मल ट्रांसमिशन के कारण जनरेशन से पास हो जाते हैं। ये डिसऑर्डर्स होम्योस्टेटिक कंट्रोल में गड़बड़ क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि जीन्स नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। जेनेटिक म्यूटेशन वो चेंजेस होते हैं जो कि जीन्स में आते हैं और नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करते हैं। ये म्यूटेशन प्रोटीन जो है उनके स्ट्रक्चर या फंक्शन को अल्टर कर सकते हैं। जब ये प्रोटीन होम्योस्टेटिक कंट्रोल के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं तब उनकी ऑल्टर्ड फंक्शन जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में होम्योस्टेटिक कंट्रोल का रोल जो होता है सेल्स और टिश्यू के डेवलपमेंट में। जब जेनेटिक म्यूटेशन होते हैं और प्रोटीन का फंक्शन ऑल्टर होता है तब नॉर्मल डेवलपमेंट में गड़बड़ आती है। जेनेटिक म्यूटेशन जो प्रोटीन के फंक्शंस को ऑल्टर करते हैं वो होम्योस्टेटिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये डिस्टर्बेंस नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ का रिस्क बढ़ा देते हैं। इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का असर होम्योस्टेटिक कंट्रोल में भी पड़ता है क्योंकि वो जीन्स को अफेक्ट करते हैं जो नॉर्मल बैलेंस और स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं। इस डिस्टर्बेंस से सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करते हैं, जिससे होम्योस्टेटिक कंट्रोल में गड़बड़ आती है। तो इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स और ऑल्टर्ड प्रोटीन फंक्शन जो है वो जेनेटिक म्यूटेशन के कारण होम्योस्टेटिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं। ये डिस्टर्बेंस नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं और सेल ग्रोथ को अनकंट्रोल तौर पर बढ़ा सकते हैं, जिससे होम्योस्टेटिक कंट्रोल में गड़बड़ आती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें एनवायरमेंटल फैक्टर्स की, तो इसमें हम लोग देखते हैं एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स वो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट में मिलते हैं, जैसे कि केमिकल्स, पॉल्यूटेंट्स या पेस्टिसाइड्स। जब हम इन टॉक्सिन से एक्सपोज होते हैं तब हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर सकते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर जो है वो तब होता है जब हमारी बॉडी को हार्मफुल रेज जैसे कि एक्स रेज, गामा रेज या फिर यूवी रेज से एक्सपोज किया जाता है। इस एक्सपोजर से डीएनए में चेंजेस आने का रिस्क बढ़ता है। होम्योस्टेटिक कंट्रोल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जब हम टॉक्सिन्स या रेडिएशन से एक्सपोज होते हैं तब ये फैक्टर्स होम्योस्टेटिक कंट्रोल को डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि वो नॉर्मल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एनवायरमेंटल एक्सपोजर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। जब टॉक्सिन्स या रेडिएशन डिस्टर्ब करते हैं होम्योस्टेटिक कंट्रोल को तब नॉर्मल डेवलपमेंट में गड़बड़ आती है और सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं। तो टॉक्सिन्स और रेडिएशन एक्सपोजर से होम्योस्टेटिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये डिस्टर्बेंस सेल्स के नॉर्मल ग्रोथ को अफेक्ट करता है और अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन का रिस्क बढ़ा देते हैं। टॉक्सिन्स और रेडिएशन से एक्सपोजर का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है होम्योस्टेटिक कंट्रोल पर। इस डिस्टर्बेंस से सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं, जिससे होम्योस्टेटिक कंट्रोल में गड़बड़ आती है। तो एक्सपोजर टू टॉक्सिन्स और रेडिएशन कंडीशंस का इम्पैक्ट डायरेक्टली होम्योस्टेटिक कंट्रोल को डिस्टर्ब करके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। ये डिस्टर्बेंस नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ का रिस्क बढ़ा देती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिजीज़ कंडीशन के बारे में।
तो क्रोनिक डिजीज़ वो हेल्थ कंडीशंस है जो यूजुअली लॉन्ग टर्म होती है, जैसे कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन या फिर आर्थराइटिस। ये डिजीज़ हमारे बॉडी के नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करके होम्योस्टेटिक कंट्रोल में गड़बड़ क्रिएट कर सकते हैं। इन्फेक्शन जब होता है तब हम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, वहाँ इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। ये इन्फेक्शन भी होम्योस्टेटिक कंट्रोल को डिस्टर्ब कर सकते हैं। होम्योस्टेटिक कंट्रोल का एक क्रूशियल पार्ट है डिजीज़ कंडीशन में। जब क्रोनिक डिजीज़ होती है या फिर इन्फेक्शंस आते हैं तब ये कंडीशन होम्योस्टेटिक कंट्रोल को डायरेक्टली इफेक्ट करके नॉर्मल कंडीशन फंक्शनिंग में चेंजेस ला सकते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डिजीज़ कंडीशंस का इम्पैक्ट होता है जब क्रोनिक डिजीज़ या फिर इन्फेक्शंस डिस्टर्ब करते हैं होम्योस्टेटिक कंट्रोल को, तब नॉर्मल डेवलपमेंट में गड़बड़ आती है और सेल्स अब नॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं। क्रोनिक डिजीज़ और इन्फेक्शन से होम्योस्टेटिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये डिस्टर्बेंस सेल्स के नॉर्मल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और अनकंट्रोल्ड सेल प्रोलिफरेशन का रिस्क बढ़ा देते हैं। क्रोनिक डिजीज़ और इन्फेक्शंस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है होम्योस्टेटिक कंट्रोल पर। इस डिस्टर्बेंस से सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं, जिससे होम्योस्टेटिक कंट्रोल में गड़बड़ आती है। तो क्रोनिक डिजीज़ और इन्फेक्शन का इम्पैक्ट डायरेक्टली होम्योस्टेटिक कंट्रोल को डिस्टर्ब करके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में गड़बड़ क्रिएट करता है। ये डिस्टर्बेंस नॉर्मल डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ का रिस्क बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजिंग के बारे में। तो जब हम एज करते हैं तब हमारे बॉडी में कुछ नेचुरल चेंजेस आते हैं, जैसे कि एज रिलेटेड चेंजेस कहते हैं। ये चेंजेस हमारे टिश्यू, ऑर्गन या ओवरऑल फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं। एजिंग का मतलब है प्रोसेस जिसमें हम ग्रेजुअली एज हमारी बढ़ती है। इस प्रोसेस में हमारी बॉडी के काफ़ी सारे फंक्शंस जो हैं वो स्लो होते जाते हैं और होम्योस्टेटिक कंट्रोल में भी चेंजेस आता है। होम्योस्टेटिक कंट्रोल के रोल एजिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब हम एज करते हैं तब ये कंट्रोल सिस्टम भी अपने एफिशिएंसी में चेंजेस लाता है। इससे हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है वो थोड़ा अलग हो जाता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में एजिंग का इम्पैक्ट होता है जब होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम एज रिलेटेड चेंजेस के कारण डिस्टर्ब होता है, तब नॉर्मल डेवलपमेंट में गड़बड़ आती है और सेल्स का ग्रोथ स्लो हो जाता है। तो एज रिलेटेड चेंजेस का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है होम्योस्टेटिक कंट्रोल पर। इस डिस्टर्बेंस से सेल एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं, जिससे होम्योस्टेटिक कंट्रोल में गड़बड़ आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में। तो एंडोक्राइन सिस्टम हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है जो कि हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स वो कंडीशंस होते हैं जो कि नॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है इससे जैसे कि हार्मोन्स नॉर्मल लेवल से ज़्यादा या फिर कम होने लग जाते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स हमारे बॉडी में स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज और मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। तो एड्रिनल इनसफिशिएंसी का मतलब होता है कि एड्रिनल ग्लैंड्स में कमी हो गई है, जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। होम्योस्टेटिक कंट्रोल का एक क्रूशियल पार्ट है हार्मोनल बैलेंस। जब हार्मोन नॉर्मल लेवल से बाहर हो जाते हैं तब ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल बैलेंस को मेंटेन नहीं कर पाता। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हार्मोनल इम्बैलेंस का जो इम्पैक्ट होता है जब होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण डिस्टर्ब हो जाता है, तब नॉर्मल डेवलपमेंट में गड़बड़ आती है और सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन के बारे में। तो ऑर्गन डिसफंक्शन का मतलब है कि किसी भी जो हमारी बॉडी का ऑर्गन है उसका नॉर्मल तरीके से जो नॉर्मल प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो गया। जब ऑर्गन अपने फंक्शन को ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाते तब ये ऑर्गन डिसफंक्शन होता है। सेल्स एक्टिविटी का मतलब है कि सेलुलर एक्टिविटी में सेल्स अपने नॉर्मल फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म करते हैं। जब सेल्स का नॉर्मल फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाता है तब इम्पेयर्ड सेलुलर एक्टिविटीज़ कहलाया जाता है। फिजियोलॉजिकल डिसफंक्शन वो कंडीशन है जिसमें बॉडी के नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस डिस्टर्ब होते हैं। ये डिस्टर्बेंस ऑर्गन्स या फिर सेल्स के फंक्शनिंग को अफेक्ट करता है। होम्योस्टेटिक कंट्रोल का नुकसान होने पर इंटरनल एनवायरनमेंट का बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब होता है। इस डिस्टर्बेंस के कारण ऑर्गन्स अपने जो नॉर्मल प्रोसेस है उसमें गड़बड़ करते हैं और सेलुलर एक्टिविटीज़ इम्पेयर हो जाती हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ऑर्गन डिसफंक्शन और इम्पेयर्ड सेलुलर एक्टिविटीज़ का इम्पैक्ट होता है। जब होम्योस्टेटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तब नॉर्मल डेवलपमेंट में गड़बड़ आती है और सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं। ऑर्गन डिसफंक्शन में और इम्पेयर्ड सेलुलर एक्टिविटी से होम्योस्टेटिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस होता है। ये डिस्टर्बेंस सेल्स के नॉर्मल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं और अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन का रिस्क बढ़ा देते हैं। ऑर्गन डिसफंक्शन और इम्पेयर्ड सेलुलर एक्टिविटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है होम्योस्टेटिक कंट्रोल पर।
इस डिस्टर्बेंस से सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं, जिससे होम्योस्टैटिक कंट्रोल में गड़बड़ आती है। तो ये थी हमारे फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल के अंदर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिजीज़ डेवलपमेंट के बारे में। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लॉस ऑफ होम्योस्टैटिक कंट्रोल में सेकेंड पार्ट है ये, डिजीज़ डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग देखते हैं पहले पैथोलॉजिकल कंडीशंस। तो पैथोलॉजिकल कंडीशन वो होती हैं जो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल चेंजेस लाती हैं और नॉर्मल फंक्शनिंग को डिस्टर्ब करती हैं। ये कंडीशन डिजीज़ के डेवलपमेंट का एक हिस्सा होती है। जब कोई बीमारी डेवलप होती है तब उसके साथ कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये कॉम्प्लिकेशन डिजीज़ के प्रोग्रेशन और कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो होम्योस्टैटिक कंट्रोल का नुकसान होने पर इंटरनल एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है। इस डिस्टर्बेंस के कारण पैथोलॉजिकल कंडीशंस डेवलप होती है सॉरी और डिजीज़ में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में कॉम्प्लिकेशंस का इम्पैक्ट होता है। जब होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब होता है तब नॉर्मल डेवलपमेंट में गड़बड़ आती है और सेल्स एबनॉर्मल तौर पर ग्रो करने लगते हैं। पैथोलॉजिकल कंडीशंस और कॉम्प्लिकेशन से होम्योस्टैटिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये डिस्टर्बेंस सेल्स के नॉर्मल ग्रोथ को इफेक्ट करते हैं और अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन का रिस्क बढ़ा देते हैं। तो पैथोलॉजिकल कंडीशंस और कॉम्प्लिकेशंस का इम्पैक्ट डायरेक्टली जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल को डिस्टर्ब करके डेवलपमेंटल बायोलॉजी में गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। तो ये कॉन्सिक्वेंस होता है डिजीज डेवलपमेंट का। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स एंड साइंस। तो इसमें हम देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो साइंस होते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वो साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि किसी बीमारी या हेल्थ कंडीशन का प्रेजेंस है। ये मैनिफेस्टेशन हमारी बॉडी के चेंजेस को दिखाते हैं। फीवर एक कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। जब बॉडी को किसी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन का सामना करना पड़ता है तब बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे फीवर कहते हैं। ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल का डिस्टर्बेंस का एक इंडिकेटर होता है। और डिहाइड्रेशन अगर हम देखें तो डिहाइड्रेशन का मतलब है बॉडी में पानी की कमी। जब बॉडी सही से हाइड्रेटेड नहीं रहती तब ये होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। तो डिहाइड्रेशन एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि बॉडी का नॉर्मल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। जब होम्योस्टैटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तब बॉडी के फंक्शंस में गड़बड़ होती है। इस डिस्टर्बेंस के कारण क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जैसे कि फीवर या डिहाइड्रेशन दिखाई देते हैं, जो बीमारी या हेल्थ कंडीशंस का रिजल्ट हो सकता है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम इंटरैक्शन के बारे में। कैस्केड इफेक्ट अगर हम देखें तो कैस्केड इफेक्ट वो होता है जब एक डिस्टर्बेंस का एक और डिस्टर्बेंस को ट्रिगर करता है और ये प्रोसेस चेन रिएक्शन की तरह प्रोपेगेट होता है। जब होम्योस्टैटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तब एक कैस्केड इफेक्ट क्रिएट हो सकता है। मल्टी ऑर्गन फेलियर का मतलब है कि सारे ऑर्गन्स अपने फंक्शंस को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते और एक साथ फेल हो जाते हैं। ये सीरियस हेल्थ कंडीशन है और होम्योस्टैटिक कंट्रोल का मेजर नुकसान का एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो ऑर्गन सिस्टम इंटरैक्शन का मतलब है कि हमारे बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स हैं एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं। जब होम्योस्टैटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तब ये इंटरैक्शन एबनॉर्मल हो सकता है, जिससे कैस्केड इफेक्ट ट्रिगर होता है। होम्योस्टैटिक कंट्रोल का नुकसान होने पर कैस्केड इफेक्ट शुरू हो सकता है। एक डिस्टर्बेंस दूसरे को इफेक्ट करता है और ये चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट के बारे में। तो मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट में हम लोग पहले देखते हैं आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग कॉजेस। तो इसमें हम देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक प्रोसेस होता है जिससे कि डॉक्टर पेशेंट्स के सिम्टम्स और मेडिकल हिस्ट्री को एनालाइज करते हैं ताकि वो अंडरलाइंग कॉजेस या बीमारी का पता लगा सके। ये क्रूशियल स्टेप है होम्योस्टेसिस का डिस्टर्बेंस का पता लगाने में। मेडिकल टेस्टिंग इंक्लूड करता है काफ़ी सारे टेस्ट जैसे कि ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट या फिर स्पेसिफिक ऑर्गन फंक्शन टेस्ट, जो कि हेल्प करते हैं अंडरलाइंग कॉज या फिर बीमारी को कंफर्म करने में। ये टेस्टिंग होम्योस्टैटिक कंट्रोल का डिस्टर्बेंस आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन और मेडिकल टेस्टिंग के थ्रू डॉक्टर्स अंडरलाइंग कॉज या फिर बीमारी को पिन पॉइंट करते हैं। इसका पता लगाना होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम में किस तरह से डिस्टर्बेंस हुआ है ये समझना इंपॉर्टेंट है। जब अंडरलाइंग कॉजेज़ पता चल जाता है तब डॉक्टर्स मैनेजमेंट प्लान बनाते हैं। ये प्लान इंक्लूड करता है कि कैसे होम्योस्टैटिक कंट्रोल को रिस्टोर किया जा सकता है। ट्रीटमेंट भी उस अंडरलाइंग कंडीशन जो कॉज है उस पर डिपेंड करता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का इम्पैक्ट होता है। जब
होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब होता है तब डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन से पता चलता है कि किस लेवल पर डिस्टर्बेंस हुआ है और नॉर्मल डेवलपमेंट में कैसे चेंजेस आया है। डायग्नोस्टिक एवैल्यूएशन और मेडिकल टेस्टिंग से होम्योस्टेटिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुआ है ये पता लगता है। ये टेस्टिंग सेल्स के एबनॉर्मल ग्रोथ और प्रोलिफरेशन को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग मेडिकल इंटरवेंशंस के बारे में बात करें तो जैसे इसमें मैंने लिखा है मेडिकेशंस। डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक कंडीशन मेडिकेशन मे बी प्रेस्क्राइब टू रिस्टोर और सपोर्ट होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म। तो स्पेसिफिक कंडीशन को देखते हुए मेडिकेशंस प्रोवाइड की जा सकती है उसको रिस्टोर या फिर सपोर्ट करने के लिए होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म को। हार्मोन रिप्लेसमेंट में जैसे कि काफ़ी सारे केसेस में हार्मोनल इम्बैलेंसेस के हार्मोन रिप्लेसमेंट थ्योरी भी यूज़ की जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में। इसमें पहले हम देखते हैं डाइट मॉडिफिकेशन। तो जब होम्योस्टेटिक कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तब डाइट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डाइट मॉडिफिकेशन का मतलब है कि आप अपने खाने पीने में चेंजेस करते हैं ताकि बॉडी को रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स मिल सके और नॉर्मल फंक्शनिंग मेंटेन हो। रेगुलर एक्सरसाइज भी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में मदद करता है। एक्सरसाइज से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग बेटर रहती है। स्ट्रेस एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, मेजर फैक्टर है होम्योस्टेसिस को डिस्टर्ब करने का। स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक जैसे कि मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या फिर योगा हेल्प करता है स्ट्रेस को कम करने में और बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लगाने में। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है अपनी डेली रूटीन में पॉजिटिव चेंजेस लाना। इसमें डाइट हो गया, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट शामिल होते हैं। ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल को रिस्टोर करने में मदद करते हैं। जब होम्योस्टेटिक का कंट्रोल डिस्टर्ब होता है तब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है मैनेजमेंट प्लान का। डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट के थ्रू नॉर्मल फंक्शनिंग को रिस्टोर किया जा सकता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का इम्पैक्ट होता है। जब होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब होता है तब लाइफस्टाइल चेंजेस से नॉर्मल डेवलपमेंट में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। डाइट, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट का से होम्योस्टेटिक का कंट्रोल जो है उसमें पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ये स्टेप्स लेते हैं, हेल्प करते हैं नॉर्मल फंक्शनिंग को मेंटेन करने में और अनकंट्रोल सेल ग्रोथ को कंट्रोल करने में। तो डाइट मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है होम्योस्टेटिक कंट्रोल को रिस्टोर करने में। ये स्टेप्स नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड इंटरनल इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लास्टली मॉनिटरिंग एंड फॉलोअप्स के बारे में। तो रेगुलर चेकअप का मतलब है कि आप रेगुलरली डॉक्टर से मिलते रहें कि ताकि आपकी हेल्थ स्टेटस का रेगुलर मॉनिटर हो सके। ये होम्योस्टेटिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस का अर्ली डिटेक्शन और मैनेजमेंट में हेल्प करता है। जब आपकी हेल्थ कंडीशन चेंज होती है या फिर कोई न्यू सिम्टम्स आते हैं तब एडजस्टमेंट्स ट्रीटमेंट प्लान में किए जाते हैं। इसमें मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर इंटरवेंशन शामिल होते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग और फॉलोअप अपॉइंटमेंट से ये हेल्प करता है, हेल्प देखा जाता है कि ट्रीटमेंट प्लान किस तरह से वर्क कर रहा है। फॉलोअप और डॉक्टर्स आपकी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करते हैं और ट्रीटमेंट प्लान को ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। होम्योस्टेटिक कंट्रोल का डिस्टर्बेंस होने पर रेगुलर चेकअप और ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट का होना क्रूशियल है। इससे अंडरलाइंग कॉजेज़ को मॉनिटर किया जा सकता है और ट्रीटमेंट प्लान को कस्टमाइज़ किया जा सकता है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी में रेगुलर चेकअप और ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट होता है। जब होम्योस्टेटिक कंट्रोल सिस्टम डिस्टर्ब होता है तब इन मेजर से अबनॉर्मल चेंजेस को ट्रैक किया जा सकता है। रेगुलर चेकअप्स और ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट से होम्योस्टेटिक कंट्रोल में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। ये मेजर्स हेल्प करते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ और अनकंट्रोल सेल प्रोलिफरेशन को आइडेंटिफाई करने में। रेगुलर चेकअप्स और ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है होम्योस्टेटिक कंट्रोल पर। इससे सेल्स का नॉर्मल ग्रोथ मेंटेन किया जा सकता है जिससे होम्योस्टेटिक कंट्रोल में गड़बड़ नहीं होती। तो रेगुलर चेकअप्स और ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट होम्योस्टेटिक कंट्रोल को मॉनिटर करने में और डिस्टर्बेंस को ट्रीट करने में इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्टेप्स कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स मेंटेनिंग अ बैलेंस्ड इंटरनल इन्वायरमेंट और नॉर्मल डेवलपमेंट को रिस्टोर करने में। तो आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही बात करेंगे।